गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 61 से 90 तक कंप्लीट करेंगे। बेसिकली सेक्शन जो 60 है 61 है, ये स्टार्ट होता है चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। ओके। सेक्शन 61 says form of summons. Every summons issued by the court under this code shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court. So this is basically the requirement कि जो समन्स है वो कैसे इश्यू होगा, वो उसको साइन कौन करेगा। बेसिकली इसके अंदर व्यक्ति को कब हाजिर होना है, कहां पर हाजिर होना है, वो सारा कुछ डिटेल्स इसके अंदर लिखा हुआ होता है। देन सेक्शन 62 है समन्स हाउ सर्व, के समन्स जो है उसकी बजावनी कैसे की जाएगी। Every summons shall be served by a police officer or subject to such rule as the state government may make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant. मतलब जनरली जो भी समन्स होगा वो पुलिस ऑफिसर उसको बजाएगा या फिर उसको वो लोग बजाएंगे जो जिस स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स के हिसाब से जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया है वो उसको बजाएगा। The summons shall, if practicable, be served personally on the person summoned by delivering or tendering on to him one of the duplicates of the summons. Meaning thereby जो भी summons है उस व्यक्ति को personally बजाने में आएगा as far as it is practicable, और उसको summons की एक कॉपी दी जाएगी और जो डुप्लीकेट होगा उसके बैक साइड पर उसका सिग्नेचर लिया जाएगा। Every person on whom a summons is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefor ऑन दी बैक ऑफ दी अदर डुप्लीकेट। मतलब उसके समन्स के पीछे उस व्यक्ति जिसको समन्स मिल चुका है वो अपना सिग्नेचर करेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 63 सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। तो जो कॉर्पोरेट बॉडीज है, कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म है या कॉर्पोरेशन है, उसको समन्स कैसे बजाया जाएगा वो इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। सर्विस ऑफ अ समन्स ऑन अ कॉर्पोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी। The first person is secretary, then the local manager, दूसरा है और other principal officer of the corporation, or by letter sent by registered post addressed to the chief officer of the corporation in India। तो by registered post AD से भी उसका जो chief officer है पूरे भारत के अंदर RPAD से उसको भेजा जा सकता है। In which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in the ordinary course of post। मतलब एक ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर कोई लेटर वहां पर कब तक पहुंच जाता है, ये उस दिनों को बात करते हुए ये समझा जाएगा कि वो लेटर जो आरपीडी से भेजा गया है उस कॉर्पोरेशन को मिल चुका है। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, दैट मीन्स द पार्टनरशिप फर्म आल्सो included into this and includes the society registered under the Societies Registration Act. Then section 64 है सर्विस व्हेन पर्सन समन्स कैन नॉट बी फाउंड। कोई व्यक्ति को समन्स प्रोसेस कोर्ट ने किया है लेकिन अब वो उसको बजा नहीं है, तब क्या प्रोसीजर होगा। वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विथ सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग विथ हिम। तो उसके घर के अंदर कोई एडल्ट व्यक्ति है, मेल व्यक्ति है, उसी को कॉपी दी जाएगी तभी उसको सर्विस माना जाएगा, अदरवाइज सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर किसी फीमेल को दिया गया है तो भी वो सर्विस नहीं मानी जाएगी। एंड द पर्सन विथ whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। मतलब पहले हमने जो देखा ये समन्स बजाने के बाद समन्स के पीछे उस जो व्यक्ति है जिसके नाम का समन्स है उसको मिला तो उसने अपना उसके समन्स की बैक साइड पे अपना इनिशियल कर दिया, अपना रिसीट कर दिया। इस तरह से जो भी घर का मेल मेंबर है वो समन्स के पीछे अपना एंडोर्समेंट करेगा। एक्सप्लेनेशन ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एमसीक्यूज काफी आ जाता है इस एक्सप्लेनेशन का। अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर आपने घर के किसी नौकर को समन्स दिया है तो वो समन्स सही तरीके से बजा हुआ नहीं माना जाएगा। सेक्शन 65 है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड।
if service cannot by the exercise of due diligence be effected as provided in section 62, 63 or 64, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper. मतलब यहाँ पर सेक्शन 62, 63 और 64 के अंदर जो बताया गया है सर्कमस्टांसेस, उस सर्कमस्टांसेस के अंदर भी समन्स उसको नहीं बचता है, तब कोर्ट से ऑर्डर लेकर के वो जो समन्स है उसके घर के बाहर चिपकाने में आएगा, ठीक है। और अगर उस जिस तरह से ये समन्स को बजाया गया है वो उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना चाहिए, और उसके बाद कोर्ट ये डिक्लेरेशन करेगी आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी कि उसको जो समन्स जो है प्रॉपर तरीके से बजा है या नहीं बजा है। अगर बजा है तो कोर्ट वो एंडोर्समेंट करेगी कि समन्स इसको प्रॉपर तरीके से बज गया है, और अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि समन्स इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बजा है तो वो फ्रेश सर्विस का ऑर्डर कर सकती है। नाउ सेक्शन 66, service on government servant, where the person summoned is in the active service of the government. The court issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed, and such head shall thereupon cause it the summons to be served in the manner provided by section 62, and shall return to it to the court under this signature with the endorsement required by that section. मीनिंग देयर बाय अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका जो हेड है उसको ये समन्स भेजा जा सकता है, और जो उसका हेड है वो उसको समन्स बजाएगा। और सेक्शन 62 के अंदर जो बताया गया है, मतलब जब कोई हेड अगर बजाता है तो फिर वो किसी मेल मेंबर्स को नहीं देगा या फिर वो आरपीएडी से नहीं भेजेगा, वो 62 में उसको पर्सनली ही देगा, और ये इट इज मैंडेटरी है उसके लिए कि उसको बजाए और बजा के वो कोर्ट को रिटर्न करे। Such signature shall be the evidence of due service. Section 67 है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट। अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति नहीं रहता है तब उसको समन्स कैसे बजाया जाए। When a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served. मतलब अगर कोर्ट को अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसको समन्स भेजना है वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है, तब कोर्ट उस जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट को वो समन्स भेजेगी विद रिक्वेस्ट कि आप इस समन्स को बजाओ। और जो सेक्शन 62 में और 63 और 64 में जिस तरह से बजाया गया वो सारा प्रोसीजर उस मैजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा जहां पर वो व्यक्ति रहता है। देन सेक्शन 68 है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। मतलब कब ऐसा माना जाएगा कि उसको समन्स बज चुका है, इवन अदरवाइज के जब जिसने सर्विस किया हो वो पुलिस ऑफिसर या कोई व्यक्ति वहां पर हाजिर नहीं हो तब भी। When a summons issued by a court is served outside its local jurisdiction, and in any case where the officer who has served a summons is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summons has been served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in the manner provided by section 62 or 64 by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until contrary is proved. मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति अगर उस जुरिस्डिक्शन एरिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है, मतलब जहां पर 67 अप्लाई होती है, वहां पर जो भी व्यक्ति समन्स बजाने गया था वो व्यक्ति अपना खुद का एफिडेविट करेगा और एफिडेविट करके यहाँ पर भेज देगा। और इस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, जिस कोर्ट ने समन्स इश्यू किया है, वहां पर वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हो तब भी उसके एफिडेविट के आधार पर ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति को समन्स मिल चुका है। The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court. ये है सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट। मतलब जो हमने आगे सारे प्रोविजंस देखे 61, 62, 63 के किस तरह से समन्स बजाना चाहिए वो सिर्फ अक्यूज को लागू पड़ते हैं, वो विटनेसेस को लागू नहीं पड़ते। यहाँ विटनेसेस के लिए अलग से एक सेक्शन दिया गया है।
service of summons on witnesses by post, notwithstanding anything contained in the preceding section of this chapter. A court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by register post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain. मतलब आगे के सेक्शन में जो भी कहा गया है वो ठीक है, उसके अलावा इन एडिशन यहाँ पर बताया गया है कि विटनेस इसको समन्स जो है ऑर्डिनरीली पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं जहां पर वो विटनेस रहता हो. When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take the delivery of the summons has been received, the court issuing the summons may declare that the summons has been duly served. अगर वो व्यक्ति ने समन्स नहीं लिया है या समन्स लेने का उसने इनकार किया गया या फिर पोस्टल एम्प्लॉय ने कहा कि उसने रिफ्यूज कर लिया, तब कोर्ट ये बिलीव करेगी कि उसको समन्स डिक्लेयर बच चुका है. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्ट इशूइंग द समन्स में डिक्लेयर, मतलब यहाँ पर कोर्ट को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि उसने भले रिफ्यूज किया गया है बट वी बिलीव दैट द समन्स इज सर्व्ड टू हिम. उसके बाद का चैप्टर है वारंट्स ऑफ अरेस्ट. ओके, आप सबको पता ही होगा कि वारंट दो तरह के होते हैं, एक होता है बेलेबल वारंट और एक होता है नॉन बेलेबल वारंट. वो दोनों अभी यहाँ पर आ जाएंगे. किस तरह से मैं आपको बताता हूँ. सेक्शन 70 है, form of warrant of arrest and duration. Every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court. Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. तो कोई भी कोर्ट है वारंट किस तरह से इशू करेगी वो बताया गया है कि उसके वो राइटिंग में होना चाहिए. इट शुड बेयर अ सील एंड साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है. अब वारंट कैंसिल कब होता है? वारंट तब कैंसिल होता है जब वो एग्जीक्यूट हो जाए या जब वो कैंसिल कोर्ट के द्वारा करने में आया. उसके अलावा वो कैंसिल कभी हो नहीं सकता. अब सेक्शन 71 है. यहाँ पर जब सेक्शन 70 की हम बात करते हैं, यहाँ पर दोनों चीजें आ जाती है, बेलेबल और नॉन बेलेबल. ठीक है. बेलेबल वो कब बनेगा? जब कोर्ट सेक्शन 71 का एंडोर्समेंट उस वारंट के अंदर करेगी, तब वो बन जाएगा बेलेबल. लेकिन अगर वो कंडीशन कोर्ट ने अंदर नहीं लिखी है तो इट इज डीम कि वो जो वारंट है वो नॉन बेलेबल है. वारंट के ऊपर नहीं लिखा होगा लेकिन आपको यहां से उसको समझना होगा कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है. सेक्शन 71 says power to direct security to be taken. Any court issuing a warrant for arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from the custody. अगर कोर्ट ने सेक्शन 70 का जो वारंट इश्यू किया है उसके अंदर एंडोर्समेंट ऐसा किया हुआ है कि उस व्यक्ति से 5,000 रुपए का जामीन लेकर के या कोई श्योरिटी दे या फिर इतने रुपए भरे तो उसको छोड़ दिया जाए, अगर ऐसा एंडोर्समेंट नहीं है तो वो नॉन बेलेबल वारंट हो गया. लेकिन अगर ऐसा एंडोर्समेंट है तब वो जो एंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है वो पुलिस ऑफिसर उसको कॉम्प्लाई करके उस व्यक्ति को उसी वक्त छोड़ सकता है. अगर वो उसको छोड़ रहा है तो वो सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 में जो बताया गया अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, वो माना जाएगा कि इट इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो उसका पीरियड वारंट का वहां पर खत्म हो गया. द एंडोर्समेंट शेल स्टेट नंबर ऑफ श्योरिटीज. जज ने बताया कि भाई कि कितनी श्योरिटीज लेनी है. द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इश्यूड आर टू बी रेस्पेक्टिवली बाउंड. द टाइम एट विच ही इज अटेंड टू कोर्ट बिफोर द कोर्ट. मतलब अगर उसमें लिखा गया है कि भाई आपको इस तारीख को कोर्ट में आना है और वो वहां पर आके बॉन्ड दे देता है कि हाँ मैं इस टाइम पर इस कोर्ट में हाजिर रहूंगा इस डेट को, तो वो एग्जीक्यूट हो चुका है ऐसा माना जाएगा. Whenever security okay, this is 3 not D. Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. जो भी ऑफिसर ने उसका सिक्योरिटी लिया है या बॉन्ड लिया है वो उस कंसर्न कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा उस सिक्योरिटी के साथ. अगर उसने श्योरिटी दिया हो तो श्योरिटी के साथ, उसको अमाउंट पे करने का बोला हो और उसने अमाउंट पे कर दिया हो तो वो ऑफिसर कोर्ट में आके वो अमाउंट जमा करवाएगा. वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन
or more police officers, but the court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person and such person or persons shall execute the same. ये बताया गया है कि जनरली जो कोई भी वारंट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय पुलिस ऑफिसर, लेकिन अगर कोर्ट को ऐसे सर्कमस्टांसेस लगते हैं कि उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवाना जरूरी है और कोई पुलिस ऑफिसर अभी के अभी अवेलेबल नहीं है, तब वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकता है कि वारंट को एग्जीक्यूट करे. आगे हमने सेक्शन 38 देखी, 8 टू द मैजिस्ट्रेट, ये उसमें फॉल होगा. when a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or any of one or more of them. अगर कोर्ट ने बताया कि इस व्यक्ति को आपको वारंट एग्जीक्यूट करना है, अरेस्ट करके लाना है, तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर को या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को भी कोर्ट डायरेक्शन कर सकती है, और वो एक व्यक्ति, एक ऑफिसर या एक से ज्यादा ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो उसको एग्जीक्यूट करे. ओके, देन सेक्शन 73 है, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन. The chief judicial magistrate or a magistrate of the first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offense and is evading the arrest. ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि एस्केप कन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या फिर ऐसा कोई व्यक्ति कि जिसके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस हो और वो अपना अरेस्ट इवेड कर रहा हो, तब वो जो है वारंट इशू कर सकता है. Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. वो जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है ये उसके पावर्स हैं. When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 71. यहां पर बात है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सिवाय का कोई व्यक्ति है, हमने आगे सेक्शन 72 में देखा, वो उस वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, तब वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगा. उसके बाद है सेक्शन 74, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. जिस व्यक्ति को वारंट इशू करने के लिए कहा गया है, वो व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट कर सकता है या उसके बिहाफ में दूसरा ऑफिसर भी कर सकता है. सेक्शन 75 है, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant. मतलब जो भी व्यक्ति है उसको पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने जा रहा है या फिर अदर पर्सन जो है जो वारंट को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, वो उस व्यक्ति को बताएगा कि आपके अगेंस्ट में कोर्ट ने वारंट इशू किया है, इसके वजह से हम आपको ये वारंट अरेस्ट कर रहे हैं, आपको अरेस्ट कर रहे हैं, और आप उसको वारंट की कॉपी भी दिखाना कंपलसरी है. सेक्शन 76, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले. द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट shall subject to the provisions of section 71 as to security without unnecessary delay bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person. और प्रोवाइजो है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस करना है. नाउ यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 71 मतलब अगर उस व्यक्ति को सेक्शन 71 के अंदर कोर्ट ने बोला है कि इतना बॉन्ड लेकर के, इतना पैसा भर के या इतनी श्योरिटी दे करके छोड़ दिया जाए, तो अगर छोड़ दिया जाए तब ये प्रोविजन लागू नहीं पड़ेगा. लेकिन जब उसको ऐसा मतलब जब नॉन अवेलेबल वारंट है और छोड़ा नहीं गया है, तब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है और वो 24 आवर्स के अंदर ही लाना है. Where warrant may be executed, a warrant of arrest may be executed at any place in India. Okay. Then section 78 है, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन. अगर उस मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां पर उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो क्या परिस्थिति रहेगी.
when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it to by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate or district superintendent of police or the commissioner of police shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in the manner hereinafter provided. मीनिंग देयर बाय, अगर कोई उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर के व्यक्ति को वारंट बजाना है इन दैट केस, ये कंपलसरी नहीं है कि कोर्ट जो है अपने पुलिस ऑफिसर को छोड़ करके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर को कहे. यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मे. तो अगर को अपने पुलिस ऑफिसर को भी बोलती है बजाने का तो वो बजा सकता है, उसी कोर्ट का कोर्ट ड्यूटी. लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उस जो एरिया में वहां पर वो अक्यूज रहता है वहां के डीएसपी को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से भी उसको बजवा सकती है. देन सबसेक्शन 2 है, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such document, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be granted to the person. कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा उसको कि उसको बेल देना चाहिए या उसको बेल नहीं देना चाहिए. मतलब जब अगर वारंट इशू हुआ है और पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके लाते हैं तब भी कोर्ट को पावर है कि उसको बेल पर छोड़ दिया जाए या बेल पर उसको नहीं छोड़ा जाए. मतलब वो वारंट जो नॉन बेलेबल है तब भी कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है. सेक्शन 79, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड jurisdiction. When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. जब पुलिस जो ऑफिसर है जिसको बोला गया है वारंट बजाने के लिए दूसरे जुरिडिक्शन में जाके, तब वो पुलिस ऑफिसर क्या कार्यवाही करेगा ये उसका प्रोसीजर है. Such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist such officer in executing such warrant. वहां की लोकल पुलिस है वो उसको असिस्ट करेगी एग्जीक्यूट करने के अंदर वारंट को. थर्ड है, whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of a magistrate or the police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it. मतलब अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का एंडोर्समेंट करवाना है, मैजिस्ट्रेट का एंडोर्समेंट या पुलिस ऑफिसर का एंडोर्समेंट करवा के उसको अरेस्ट करने जाना है, उससे अगर डिले होने वाला है तो वो उसके एंडोर्समेंट के बगैर भी वो एग्जीक्यूट कर सकता है, व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है. सेक्शन 80 है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom द वारंट इशू. अगर व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तब क्या प्रोसीजर होगी उसके बारे में बताया गया. When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 km of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, unless security is taken to be taken before such magistrate or district magistrate or the commissioner. मतलब जो कोर्ट ने इशू किया है समन्स वो 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है तो वहां का जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है वहां पर या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास या फिर उसको कमिश्नर के पास ले जाया जा सकता है. सेक्शन 81 है, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर whom such person arrested is brought. The executive magistrate or the district magistrate of police or commissioner of police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in the custody of such court. मतलब जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होता है कि ये जिस व्यक्ति का वारंट इशू हुआ है ये वही व्यक्ति है, तो उसको ओरिजिनल कोर्ट जिसने वारंट इशू किया है उसकी कस्टडी में उसको रेमिट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल.
such person is ready and willing to give the bail to the satisfaction of such magistrate, district superintendent or commissioner, or a direction has been endorsed under section 71 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate, district superintendent or the commissioner shall make such bail or security as the case may be and forward the bond to the court with such warrant. अगर वो बेलेबल वारंट है तब वहां का मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर जिसके पास वो व्यक्ति को प्रोड्यूस किया गया है, वो अगर सेक्शन 71 में वो बेलेबल बनाया गया है तो भी तब वो क्या करेगा, उसका जो बेल बॉन्ड है वो वगैरह लेकर के उस मैजिस्ट्रेट कंसर्न जो व्यक्ति है जिसने उसको, जिस कोर्ट ने ये वारंट इश्यू किया है, उसको वो बॉन्ड फॉरवर्ड कर देगा। अब ये बताता है, प्रोवाइजो जो है ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट जो है वो भी उसको बेल पर छोड़ सकती है, प्रोवाइडेड फर्दर that if the offense is a non-bailable one, it shall be lawful for the chief judicial magistrate, subject to the provision of section 437, or the sessions judge of the district in which the arrest is made, on consideration of the information and the documents referred to in subsection 2 of section 78, to release such person on bail। मतलब वहां पर दो चीजें आ गई। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो व्यक्ति है किसी और जुरिस्डिक्शन में पकड़ा गया है, वहां पर जो है अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तब तो मैजिस्ट्रेट जो है वहां का डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वो लोग भी उसको बेल दे सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन बेलेबल है तो वो लोग उसको वहां के लोकल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकते हैं और वहां का लोकल मैजिस्ट्रेट अगर वो नॉन बेलेबल है तब भी उसको छोड़ने के पावर रखता है। आगे हमने जब देखा उसमें ये था सेक्शन 72 सब सेक्शन 2 में था कि उस पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट जिसने वारंट इश्यू किया है वहां पर लाए गए तब उसको छोड़ दिया गया मैजिस्ट्रेट के द्वारा। यहाँ पर किसी और एरिया का जुरिस्डिक्शन का मैजिस्ट्रेट है वो भी उसको रिलीज कर सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन, सब सेक्शन 2 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71। ओके, अब प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। जब वारंट और समन्स का सर्विस हो जाता है उसके बाद आता है, उसके बाद भी अगर व्यक्ति कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होता है तब उसकी ये कार्यवाही की जाती है कि उसको प्रोक्लेम किया जाता है, जाहिर किया जाता है वो व्यक्ति को एब्सकॉन्डिंग पर्सन तरीके से। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। okay, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें समझना कि समझ उसको सर्व हो गया और उसके बाद भी वो नहीं आता है तब वारंट इश्यू होगा, और वारंट इश्यू होने के बाद भी वो नहीं आता है तब सेक्शन 82 की कार्यवाही होगी। सेक्शन 82 की कार्यवाही करने से पहले उसका वारंट उसको भेजना और वो वारंट का नहीं बजना, बिकॉज वो व्यक्ति जो है एब्सकॉन्ड हो गया है या वो वारंट से बच रहा है, तभी जाकर के ये कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर टाइम लिखा गया है कि उसको अपीयर होने के लिए मिनिमम 30 डेज का पीरियड देना बहुत जरूरी है। अगर उससे कम दिया गया है तो भी वो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर का जो ऑर्डर होता है वो कॉस्ट एंड सेटिस्फाइड हो जाएगा। द प्रोक्लेमेशन शेल बी पब्लिश एज फॉलो। वो किस तरह से प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाएगा? इट शेल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। वो व्यक्ति जहां पर रहता है वहां का टाउन या विलेज के अंदर एक जाहिर नोटिस लगाना जरूरी है। बी है, इट शेल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। जहां पर वो रहता है उस घर के बाहर भी उसको अफिक्स करना जरूरी है। A copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the court house। जिस कोर्ट ने इशू किया है उस कोर्ट के बाहर भी उसको अफिक्स करना जरूरी है। ये जो 3 चीजें हैं वो कंपलसरी है, और जो सब सेक्शन 2 में दिया गया है वो कंपलसरी नहीं है पर वो कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकती है। द कोर्ट में also, if it thinks fit, direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides।
मतलब कोर्ट ये ऑर्डर भी कर सकती है, ये ऊपर की जो 3 चीज ए बी और सी के बताई गई उसके अलावा, कि जो डेली न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी इसको सर्कुलेट किया जाए। उसके बाद सबसेक्शन 3 है, a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day। मतलब आपने प्रोक्लेमेशन करने का पहले ऑर्डर किया, उसके बाद 30 दिन का उसको नोटिस पीरियड दिया, 30 दिन के अंदर आपने पेपर में पब्लिश करवा दिया, उसके घर पे ऑफिस करवा दिया, कोर्ट में और उसके विलेज में पब्लिश करवा दिया। उसके बाद मैजिस्ट्रेट को एक ऑर्डर पास करना पड़ता है जिसमें उसको बताना पड़ता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो है कंप्लाई की गई, और वो सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने के बाद उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित किया गया, और ये जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी दी कंक्लूसिव एविडेंस। पूरी तरह से माना जाएगा कि सारी रिक्वायरमेंट जो प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर की होती है वो पूरी की जा चुकी है। ये कुछ सेक्शंस बताई गई है कि कुछ सेक्शंस के अंदर अगर वो व्यक्ति प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर्स का जिसका वो ऑर्डर निकला था वो अगर फेल होता है तब क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 83 है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग। यहां पर प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर जो होता है एब्सकॉन्डिंग का होता है, वो प्रोक्लेमेशन भी इश्यू हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद सेक्शन 83 आएगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग। The court issuing the proclamation under section 82 may, for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property movable or immovable or both belonging to the proclaimed person। मतलब जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर का उसका जो सर्कुलर इशू किया है वो कोर्ट उसकी सारी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जब्त करने की पावर रखती है, provided that where at any time of the issue of the proclamation of the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order the attachment simultaneously with the issue of the proclamation। Okay, ये प्रोवाइजो जो बता रहा है, पहले हमने सेक्शन में 82 में देखा कि उसको 30 दिन का टाइम देना है। अब हो सकता है कि उस 30 दिन के समय के अंदर वो व्यक्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दे, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तब कोर्ट को ऐसा लगता है, कब लगता है कोर्ट को, एफिडेविट से या अदरवाइज कोर्ट के खुद के नॉलेज से या किसी भी तरह से कोर्ट को पता चलता है कि वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तब कोर्ट जब वो इश्यू करेगी ऑर्डर कि उसको 30 दिन में प्रोड्यूस होना है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तब कोर्ट साइमल्टेनियसली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटरिम तरीके से अटैच भी तब भी कर सकती है। मतलब प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर कंप्लीट, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद भी कर सकती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देगा तो वो उसके पहले भी वो ऑर्डर को कर सकती है। Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsement by the district magistrate within whose jurisdiction such property is situated। अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी और जुरिडिक्शन के अंदर है तो वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर पास करके उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। If the property order to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made। कि वो किस तरह से होगा, अगर उसका डेट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, by seizure, by appointment of court receiver, by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed a person or to anyone on his behalf। मतलब अगर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कुछ रुपए देने हैं या कुछ प्रॉपर्टी देनी है, तो अगर कोर्ट ये ऑर्डर करती है तो व्यक्ति उस पर्टिकुलर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको प्रॉपर्टी नहीं देगा, बल्कि वो प्रॉपर्टी या पैसा जो है वो कोर्ट में आके जमा करवाएगा। और डी है, बाय ऑल और एनी ऑफ टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट में फिट। अगर कोर्ट को लगता है कि ये ऊपर की जो चीजें हैं उसमें से कोई भी एक चीज या एक से ज्यादा चीज करना है तो कोर्ट वो कर सकती है। If the property order to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the state government, be made through the collector of the district
in which the land is situated, and in all other cases by taking possession, by appointment of receiver, by an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of the property to the proclaimed person, or by any of the above referred means. मतलब अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बराबर है, तो वो कलेक्टर के थ्रू वो चीज की जाएगी. Subsection 5 है, if the property ordered to be attached consist of livestock or of a perishable nature, the court may, if it thinks expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the court. अगर लाइव स्टॉक है या फिर ऐसी कोई चीज है जो जल्दी से खराब हो जाए, तो कोर्ट उसको इमीडिएटली और सेल करने का ऑर्डर कर सकती है, और उसका जो पैसा आएगा वो सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रहेगा. The power, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the CPC. CPC में जो पूरा प्रोविजन दिया गया है रिसीवर का अपॉइंटमेंट का, उसको पावर, ड्यूटी, लायबिलिटीज वो सारी CPC के अंदर जो बताई गई है उसी तरह से रहेगी. अब है सेक्शन 84, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट. इफ एनी क्लेम इज प्रिफर्ड टू or objection made to the attachment of any of such property attached under section 83 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed offense. जो व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर हुआ है उस व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है, तो वो सिर्फ 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ अपना ऑब्जेक्शन जो है वो आके कोर्ट में दे सकता है. ऑन द ग्राउंड that the claimant or the objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 83, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part. तो अगर कोई भी व्यक्ति आके कहता है कि सेक्शन 83 के अंदर जो अटैचमेंट हुआ है उस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा भी हित हिस्सा है, उस टाइम पे कोर्ट उसको इंक्वायर करेगी, और इंक्वायर जो भी करेगी मतलब वो उसका पूरी तरह से भी अलाउ कर सकती है, पूरी तरह से डिसअलाउ भी कर सकती है, या पार्ट में भी अलाउ कर सकती है. अब यहाँ पर जो कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड, ये जो इंक्वायरी है ये दैट विल बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 2I, provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of the death of a claimant or objector, be continued by the legal representative. जो व्यक्ति का उस इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है, वो भी इस तरह की एप्लीकेशन कर सकते हैं. दैट वुड बी मेंटेनेबल. अब वो जुरिस्डिक्शन की बात है सबसेक्शन 2 के अंदर. कोर्ट क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस मेड अंडर सबसेक्शन 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made. Then subsection 3 है, every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made. यहाँ पर भी जो proceeding होगी, inquiry होगी, that would be a judicial proceeding under section 2I, provided that if it is preferred or made in the court of a chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him. यहाँ पर जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाना होगा सबसेक्शन 2 के अंदर, और वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है किसी भी मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है. अब सबसेक्शन 4 है, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट बाय an order under subsection 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit. Okay, तो अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा क्लेम है, और वो अगर कोर्ट ने पूरी तरह से उसको नकार दिया या पार्ट में उसको नकार दिया, तब वो व्यक्ति 1 साल के अंदर, जब ऑर्डर हुआ है तब से 1 साल के अंदर वो सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है. तो यहाँ पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी आ गया. जनरली कोई भी चीज के लिए प्रॉपर्टी में 3 साल का जो पीरियड होता है, यहाँ पर रिड्यूस करके उसको सिर्फ 1 साल कर दिया गया है. सेक्शन 85 है, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी. इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर्स, यहाँ पर बात की गई है कि अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का ऑर्डर इश्यू हुआ था वो खुद प्रोड्यूस हो जाता है बिफोर द कोर्ट. If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment. Okay? ये जो इशू कब आएगा,
जब कोर्ट ने उसका इंटरिम जो है अटैचमेंट किया हो, अगर इंटरिम, क्योंकि कोर्ट ने उसको 30 दिन का टाइम दिया है अपीयर होने के लिए, अगर वो 30 दिन के अंदर अपीयर हो जाता है तब तो उसका कोई प्रॉपर्टी सीज करने का सिचुएशन आता ही नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ऑर्डर करती है 30 दिन में उसको हाजिर होने का और उसके साथ साथ इंटरिम अटैचमेंट करती है, ये प्रोविजन तब लागू पड़ेगा। If the proclaim, subsection 2 है, if the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, तब उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? The property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of the 6 months from the date of the attachment and until any claim, preferred or objection made under section 84 has been disposed of under that section. मतलब 84 में जो रिलेटिव्स जो क्लेम करते हैं वो भी अगर नहीं आते हैं तो 6 महीने के अंदर उसको जो है राज्य सरकार के हस्तगत वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। सबसेक्शन 3 है, इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 अपीयर्स voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, मतलब अगर वो उस व्यक्ति को 2 साल के अंदर या तो अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर वो खुद से ही हाजिर हो जाता है, तब क्या प्रोसीजर होगी, ये सबसेक्शन 3 में बताया गया है। The court to which such court is subordinate and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale, and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequences of the attachment, be delivered to him. अगर वो अपीयर हो जाता है या अरेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो बताता है कोर्ट को कि कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि वो एब्सकॉन्ड नहीं हुआ था या उसने अपने आप को छुपा के नहीं रखा था, तब अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिक चुकी है तब उसका जो सेल प्रोसीड है वो उसको दिया जाएगा, जो भी कोर्ट का एक्सपेंसेस हुआ है वो डिडक्ट करके, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं हुई है तो वो प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाएगी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इसको वारंट का नोटिस नहीं था या वो जानबूझकर अपने आप को छुपा नहीं रहा था या जानबूझकर एब्सकॉन्ड नहीं हुआ था, तो अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 85 के अंदर जो हमने बताया अभी, जो ऑर्डर कोर्ट ने किया ए, बी और सी के अंदर, वो ऑर्डर के सामने अपील करने का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 86 के अंदर। एनी पर्सन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 who is aggrieved by any refusal to deliver the property or proceeds of the sale thereof may appeal to the court, to which appeals ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court. मतलब अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है और उसकी अपील सेशंस कोर्ट में होती है तो सेशंस कोर्ट के अंदर होगी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग की है तो उसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर होगी। ओके, उसके बाद जो प्रोसेस के अदर रूल्स है वो बताए गए हैं। सेक्शन 87 है, issue of warrant in lieu of or in addition to summons. A court may, in any case in which it is empowered by this court to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording its reasons in writing a warrant for his arrest. मतलब कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि समन्स जो इश्यू किया है उसके साथ में उसको वारंट भी इश्यू कर देना चाहिए, तब भी कोर्ट उसको वारंट इश्यू कर सकती है नीचे के सर्कमस्टांसेस के अंदर। If either before the issue of such summons or after the issue of the same, but before the time fixed for his appearance, the court sees reasons to believe that he has absconded or will not obey the summons. अगर कोर्ट को लगता है कि वो जब जो डेट दी गई है उसके पहले वो एब्सकॉन्ड हो जाएगा या फिर वो समझ नहीं बजे उसको ओबे नहीं करेगा, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट सीधा वारंट इश्यू कर सकती है। If at such times he fails to appear and summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearance in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure. मगर अगर ये भी बताया गया है कि अगर समन्स इश्यू एक बार हो गया और वो उसको बच गया और उसके बाद भी वो अपीयर नहीं होता है, तब भी कोर्ट उसका वारंट इश्यू कर सकती है। सेक्शन 88 है, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond or with or without sureties
for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोग समन्स इश्यू करने वाले हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में हाजिर है या फिर किसी दूसरी कोर्ट के अंदर भी उसको प्रोड्यूस होना और वहां पर वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तब वो कोर्ट वहां पर वो प्रोड्यूस हो, इसके लिए ऑलरेडी उसका बेल बॉन्ड या फिर श्योरिटी ले सकती है. Section 89 about the arrest on breach of bond for appearance. When any person who is bound by any bond taken under this code to appear before a court does not appear, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him. ये जब हमने आपको पहला सेक्शन बताया कि उसको वारंट इश्यू हुआ और सेक्शन 71 के अंदर बताया गया कि उसको वारंट जो उसको एग्जीक्यूट किया जाए तब उसका बेल बॉन्ड लेकर के उसको छोड़ दिया जाए ताकि वो नेक्स्ट डेट पर हाजिर हो कोर्ट के अंदर. लेकिन नेक्स्ट डेट के ऊपर वो नहीं आता है, तब कोर्ट सेक्शन 89 के अंदर जो वारंट इश्यू करती है ये उसकी बात है जो हमेशा नॉन बेलेबल ही होगा. उसमें बताया गया है कि डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर ही, मतलब नेक्स्ट टाइम से उसको ये लिबर्टी नहीं दी जाएगी कि वापस से वो बेल बॉन्ड दे और छूट जाए वहां पर. ओके, ये लास्ट सेक्शन है. प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्सेस एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट. द प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर relating to summons and warrants and their issue, service and execution shall so far as may be applied to every summons and every warrant of arrest issued under this code. Okay? तो आपको इस चैप्टर के रिलेटेड या आगे जो चैप्टर्स हो गए उसके अलावा उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आस्क कर सकते हो. हेलो सर, गुड इवनिंग. Very good evening. Sir, please sending a previous video clip, sir, because that I have not attended your class, sir. वो आज ग्रुप में सारा भेज ही दिया है YouTube के ऊपर रख के. Okay, sir. तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है. Okay. Okay. Sure. Okay. Any other question? ओके आप जितने भी लोग ज्वाइंट हुए हो बराबर ये सारा सेक्शंस को एक बार फिर से अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लेना उसको, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है पर एग्जाम के पर्पस के लिए आपको माइन्यूटली समझना पड़ेगा कि क्या क्या कुछ इसमें से पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि स्कीम. यस, गुड इवनिंग सर. आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्शन 82. सर इसमें जी सर, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग. ओके सर इसमें जो प्रोक्लेमेशन के वेज बताए हुए हैं सर कि आप कोर्ट के बाहर फिक्स कर सकते हैं, विलेज में कर सकते हैं, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट. तो सर पब्लिकेशन तो ठीक है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, वो चाहे तो कर सकता है, बट बाकी के जो 3 दिए हैं सर, इज इट मैंडेटरी टू फॉलो ऑल द 3? ऑल द 3 इट इज टू बी फॉलो. तो सर मतलब जैसे जी सर, अब सेक्शन 2 आप देखो तो प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज. जी सर. ओके, तो सर जैसे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिकली मतलब अगर उनके विलेज या टाउन में फिक्स कर दिया है तो उसके बाद अगेन दे विल हैव टू वेट फॉर 30 डेज सर? नहीं, एक ही साथ तीनों जगह पे करना पड़ेगा ना आपको. ओके. कोर्ट आपको जो ये सेक्शन 82 का वारंट आपको कोर्ट देगी तो वो आपको 4 कॉपी के अंदर ही देगी. ठीक है, एक आप जाकर के कोर्ट के बाहर लगाएंगे, एक आप जाकर के उसके घर के बाहर लगाएंगे और एक जो आपका वहां का टाउन जो होगा वहां पर जनरली कलेक्टर ऑफिस में या मामलतदार की ऑफिस में, और गांव है तो तलाटी की ऑफिस में लगता है ये. ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग सेक्शन 73. जी, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन. सर इसमें ये मेंशन किया पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस का चार्ज लगा है. 3 चीजें दी गई, एस्केप कन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. जी सर. तो सर इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया है, थर्ड क्लॉज दिया है सर, उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट सेक्शन 71 which is for people जो जिनके ऊपर मतलब जिनका ऑफेंस हम बेलेबल में काउंट कर सकते हैं. yes. तो सर आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन कि मतलब this can be turned into bailable offense. This is what this section is trying to say. नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, उसका पूरा स्कीम बताऊं कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है मैं डायरेक्ट कि इन 3 लोगों को
अरेस्ट किया जाए, ठीक है। अब वो जी, तीन लोग कौन है, एक एस्केप कन्विक्ट है, दूसरा जी। है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और तीसरा है अक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। पर यहाँ पर सिर्फ अक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं, अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस वो व्यक्ति जो अपना अरेस्ट को इवेड कर रहा है एंड जी। इवेडिंग द अरेस्ट, ठीक है। जी। अब सेक्शन 2 है सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. Third, when the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, okay, who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in any case unless security is taken under section 71. ओके सर, ओके सर। सेक्शन 71 के अंदर कोर्ट जब सेक्शन वारंट इशू होता है सेक्शन 70 के अंदर, ठीक है, जी। सेक्शन 70 के अंदर वारंट इशू करके कोर्ट ने सेक्शन 71 का जो है उसको ऑप्शन दिया है, ऑप्ट किया है, बराबर है। अब जो व्यक्ति है वो तो उसको फॉलो करना उसके लिए तो कंपलसरी है ना। अगर उसमें लिखा गया है कि ये 3 सर्कमस्टांसेस जो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71 में दी गई है, इसमें अगर फॉलो करता है तो उसको बेल देना ही पड़ेगा उनको। Okay, sir. This is by the order of the court. Section 71 is already is always by the order of the court. It is not independent. उसकी खुद की मर्जी नहीं है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Please. तो we will end up this session और कल एक दूसरा सेशन होगा, ठीक है। उसका लिंक आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर इस एग्जाम के रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह कुछ होगी सर? बुक्स तो मार्केट में काफी सारे हैं। अभी आपको क्वेश्चन आंसर की जो बुक है जी, मेरे हिसाब से जनरली मैं ऐसा सोचता हूँ कि सिर्फ प्रीलिम की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी। जी जी जी। मेन की प्रिपरेशन करेंगे, जो बड़े क्वेश्चन आंसर की बुक आप लेकर के आएंगे तो उसमें छोटे क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। जी जी। बेसिकली अगर आप सिर्फ ये जो एमसीक्यूज है उसको पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे जी, तो बहुत चांसेस है कि आप सिर्फ उसको जो है याद कर रहे हो, ठीक है, और वो याद किया हुआ भूल जाएगा क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करते। लेकिन आप बड़े क्वेश्चन आंसर देखोगे उसकी स्कीम समझ जाओगे तो पूरी एग्जाम के अंदर प्रीलिम ऐसे ही आपका निकल जाएगा। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Hello, sir. Thank you. यस, पूजा गढ़वी। So, what is the perfect way to prepare for this exam as per your knowledge? As we all are freshers, we just wanted to know a way that we can go out with this exam. मैंने आपको बताया ना कि जिसमें उसके बड़े क्वेश्चन आंसर दिए गए, मतलब जो बेसिकली मेंस की पेपर्स होते हैं, ठीक है, मेन के पेपर और मेन की जो बुक होती है वो पढ़ोगे आप तो प्रीलिम का आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है। क्योंकि एक सेक्शन है 10 लाइन की, ठीक है, वो 10 लाइन में से एमसीक्यूज में कोई भी एक पॉइंट पूछ सकता है। लेकिन आपने अगर वो सेक्शन को अच्छे से समझ लिया है उसकी स्कीम को, तो वो आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें से बना के एमसीक्यू का पूछेगा तो आप उसको कर सकते हो। Okay, sir. Thank you. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय।